जय हिंद। चलिए आज हम इतिहास के विषय में जानते हैं। देखिए, सब तो कहते हैं इतिहास किसे कहते हैं। सबसे पहला बात होता है कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास उसे कहते हैं जैसे कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। जैसे कि अतीत में, और इसे भी कह सकते हैं अतीत में घटित हुई घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना या अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इसे इतिहास का पिता भी कहा जा सकता है। इतिहास को 3 कालखंड में बांटते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। जैसे कि आपका यहाँ दिया हुआ है, देखिए इतिहास को पहला हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आधि ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम लौह युग भी कह सकते हैं या कह सकते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? पहला देखिए पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल और त्राम पाषाण काल। आग ऐतिहासिक काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया आपका सिंधु सभ्यता, दूसरा कांस्य, तीसरा हड़प्पा। और ऐतिहासिक काल को भी बांटा गया है 5 भाग में। पहला हो गया आपका प्राचीन काल, दूसरा हो गया मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल और चौथा नेहरू काल और 5वां आपका विश्व इतिहास हो गया। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानते हैं। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में कुछ और भी तथ्य हैं। पुरातात्विदों एवं इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य की सांस्कृतिक यात्रा लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या? मानव जीवन सभ्य नहीं था। लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस काल के इतिहास के लिए लिखित साधन उपलब्ध नहीं हैं और इसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आता है। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास भी इसी श्रेणी में आता है। अब चलिए आगे। साक्ष्य इसके अंतर्गत हो गया पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल क्या कहलाता था? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। किसका उपयोग करता था? पत्थर के हथियार एवं औजार का। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला आ गया आपका पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता? आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश यानी कि खाद्य संग्राहक था। अर्थात जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों के भांति अपना सिर्फ पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई। क्या? इस समय पूरा पाषाण काल में मानव को सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मिली? आग की खोज। क्वेश्चन पूछता है कि आग की खोज किस काल में हुई? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। अब आता है दूसरा मध्य पाषाण काल। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। देखिए मानव के हथियार किस छोटे आकार के किस काल में थे? तो मध्य पाषाण काल के।
इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या थी? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंत्योष्टि कार्यक्रम इस समय का मध्यपाषाण काल का प्रमुख कार्य था अंत्योष्टि यानी कि अंतिम संस्कार। मध्यपाषाण काल में पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है जो कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं दिशा नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। मानव ने अस्थायी आवास कब बना लिया? नव या उत्तर पाषाण काल में। नव या उत्तर पाषाण काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। साथ ही क्या किया? मानव ने कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका जिसे कि घड़ा की खोज करते हैं। मनका को क्या कहते हैं? घड़ा। मानव ने पहिया तथा मनका की खोज किस काल में किया? नव या उत्तर पाषाण काल में। और नव या उत्तर पाषाण काल में कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। मानव की खेती, नोट में देखिए आप लोग यहाँ, मानव की खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच की थी। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में की थी। ये सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हुई थी के बीच हुई थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूँ थी। जौ का पहला साक्ष्य ईरान में मिला और गेहूँ का मेहरगढ़ में। अब वर्तमान में नया खोज 8000 ईसा पूर्व खेतरी में इलाहाबाद में हुई। वर्तमान में नया खोज 8000 ईसा पूर्व खेतरी इलाहाबाद के लहरा देव में हुई है। अब देखिए, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। उस समय के मानव खाना बदोश थे। सभ्य मानव जाति का पालना अगर कहा जाए तो एशिया को कहा जाता है। सभ्य मानव जाति कहाँ मिला था? एशिया में मिला। व्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ किया गया? तो नवपाषाण काल में। व्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ किया गया था? नवपाषाण काल में। अब आ जाते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल। सबसे पहले देखिए, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। ताम्रपाषाण काल क्या था? यह पाषाण काल का अंतिम समय था। पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। इस समय किसकी खोज हुई थी? तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है क्या चीज़? औद्योगिकरण। किसका? ताम्रपाषाण काल का। ताम्रपाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। किस काल का? पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज भी थी। क्वेश्चन पूछता है तांबे की खोज किस हुई? तो ताम्रपाषाण काल में हुई, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपका, किस काल में मानव आखेटक यानी कि शिकारी थे? तो पुरापाषाण काल में। उस समय में पुरापाषाण काल में मानव जो है ना आखेटक यानी शिकारी करके अपना पेट भरता था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था? क्या बोलेंगे? इलाहाबाद के कोल्डिवा से। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट पे, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। इस काल में मानव द्वारा लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु
लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य है। साक्ष्य इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में किसे रखते हैं? सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। किस नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई कहाँ हुई थी? पहली खुदाई जो है ना इसकी हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी। किसने दी? क्वेश्चन का आएगा सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मैसन ने दी। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। किसने किया? सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। आज सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आपका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अब हम चलें आगे की ओर, थोड़ा सा प्राग ऐतिहासिक के विषय में और थोड़ा विशेष जान लेते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य के सांस्कृतिक यात्रा लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। कब? 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या? मानव जीवन सभ्य नहीं था तथा लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस काल के इतिहास के लिए लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और इसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आता है। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास किस श्रेणी में आता है आपका? हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आएगा। कौन? प्राग ऐतिहासिक श्रेणी में, काल के श्रेणी में आएगा। अब आदि ऐतिहासिक काल की विशेषता को जानते हैं। देखिए आदि ऐतिहासिक काल, देखिए भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन वे गूढ़ लिपि में है। क्या? भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन वह गूढ़ लिपि में है और जिसका अर्थ अभी नहीं निकाला जा सकता। इसका अर्थ भी अभी नहीं निकाला जा सकता है। इस युग में पारिभाषिक रूप से साक्षर अभिलेखों से पहले का माना जाता है। इस युग में पारिभाषिक रूप से साक्षर अभिलेखों से पहले का माना जाता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह युग लिपि के आविष्कार से पूर्व के होते हुए भी उसके अत्यंत निकट है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था। क्या कि हालांकि हड़प्पा सभ्यता में, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक माना गया। अब चलिए ऐतिहासिक काल, अभी तुम सिंधु सभ्यता में थे, ऐतिहासिक काल के विषय में भी थोड़ा जान ही लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम आएंगे। देखिए ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल का क्या होता है? ऐतिहासिक काल का वह काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिसमें मनुष्य सभ्य हो चुका था।
मनुष्य क्या सब हो चुका था। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब चलिए हम इसके विशेष जानकारी तो मुझे हो गई, अब आगे हम चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता भी हम लोग कर चुके हैं। अब सिंधु सभ्यता से आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता से आगे की ओर। देखिए, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। ये देखिए, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये कहाँ तक फैला हुआ है? पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। पूरब में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतका गेंडोर तक, और उत्तर में मांडा और दक्षिण में डायमाबाद। देखिए, उत्तर में मांडा जो है ना चिनाब नदी के किनारे है, और दक्षिण में दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिम में सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट में थी। क्या? इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। कहाँ थी? कश्मीर में मांडा के चिनाब नदी के तट पर। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर। कहाँ? पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। दक्षिणी सीमा कहाँ है? महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख चार बड़ा स्थल है। आपका पहला हो गया हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा हो गया आपका चनहुद्रो, और चौथा हो गया रोपड़। सिंधु सभ्यता के प्रमुख चार। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। रावी नदी के तट पर हड़प्पा जो है ना, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। किस जिले में? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे कि कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक का आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह, और एक सींग वाला जानवर भी मिला है, जिसका नाम नहीं प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी? सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर है। किस सिंधु सभ्यता का? देखिए, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है।
मोहनजोदड़ो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतकों का टीला कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ये मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। पहला है पुरोहित का आवास, और घर में कुआं, विशाल स्नानागार, बड़ा अन्नागार, सूती वस्त्र और सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या चीज़ से परिचित थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी और कांसा से परिचित थे। यह हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो यह लोहा से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित नहीं थे। देखिए नोट में, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। आप कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है सबसे बड़ा भवन या इमारत है मोहनजोदड़ो का। अब आता है चनहुद्रो। चनहुद्रो की खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने की। चनहुद्रो की खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने किया। ये देखिए कुछ नहीं है, कट गया है। चनहुद्रो की खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने की। चनहुद्रो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनहुद्रो यही एकमात्र शहर है जो कि दुर्ग रहित है। चनहुद्रो ही एकमात्र शहर है जो कि दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित मतलब कि एक भी किला नहीं, जैसे एक भी किला नहीं है। चनहुद्रो एक औद्योगिक शहर है। क्या? चनहुद्रो एक औद्योगिक शहर है। चनहुद्रो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे कि मेकअप की सामग्रियाँ, लिपस्टिक, देखिए लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता, सुई धागा, ये सब देखिए जितना भी है ना मेकअप का सामान, तो ये सब चनहुद्रो से ही मिला है। महिलाओं के लिए जो मेकअप का सामान होता है, करीब जैसे मेकअप, लिपस्टिक हो गया, महिला से गुड़िया उड़िया से खेलती है, सुई धागा महिलाओं का उससे काम करती है। अब देखिए एक और चीज़ दिखाया कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता को दिखाया गया है कि कैसे बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता। वो एक ईंट पर आगे बिल्ली भाग रही है रास्ते में और एक कुत्ता उसको पीछे से दौड़ रहा है। तो वो कुत्ता का नाखून का पैर का जो नाखून होता है उसके दाग से ये पता चलता है कि चनहुद्रो में बिल्ली का पीछा करता हुआ दिखाया गया है कुत्ता को। अब आता है रोपर। रोपर की खुदाई यगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। कितने ईस्वी में? 1953 में। रोपर की खुदाई किसने की? यगदत्त शर्मा ने। रोपर पंजाब के सतलज नदी के किनारे, कहाँ है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। रोपर से क्या मिला है? मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का शव मिला है। मतलब कि जब शव को दफनाया जाता होगा उस समय, तो वहाँ उसके पालतू जानवर को भी जो दफनाया गया होगा। इस कारण से जब वहाँ शव मिला तो उसमें जानवर का भी शव मिला है। ऐसा ही शव का, देखिए नोट में कहता है, ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ऐसा ही शव कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। नवपाषाण काल के बुर्ज होम में ऐसा ही शव मिला था। देखिए बनवाली। क्वेश्चन कहता है टेराकोटा का सिक्का किस काल के हैं? क्वेश्चन कहता है कि टेराकोटा का सिक्का किस काल के हैं? अब देखिए बनवाली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है।
यह जल निकासी की व्यवस्था यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला। क्वेश्चन पूछेगा घरों में सोख्ता कहाँ मिला है, तो कहाँ मिला है, बनवाली में। घरों में सोख्ता कहाँ मिला है, तो बनवाली में। जल निकासी की व्यवस्था कहाँ नहीं थी, बनवाली में। बनवाली की खुदाई किसने की है, रविंद्र सिंह ने। बनवाली कहाँ स्थित है, हरियाणा के। किस नदी के किनारे, तो रंगोई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे है। जिस घरों में सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे मैंने बोल दिया नहीं। जिस घरों में सोख्ता मिला है जिस घरों में व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है, घरों में सोख्ता मिला। सोख्ता कहाँ मिला है, तो बनवाली में। हमने क्या कहा था उस समय कि सोख्ता नहीं मिला, थोड़ा गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। क्या, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कहाँ की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, बनवाली की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। हल का साक्ष्य भी बनवाली से प्राप्त हुआ है, जैसे कि टेराकोटा मिट्टी का सिक्का को कहा जाता था टेराकोटा। अब देखिए आता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जूता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। किस नदी किनारे, तो घग्गर नदी किनारे। कालीबंगा देखिए राजस्थान में किस नदी किनारे, सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी कहा जाता है। घग्गर को ही सरस्वती कहा जाता है और सरस्वती नदी को ही घग्गर कहा जाता है राजस्थान में। कालीबंगा की खोदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने की थी। देखिए कालीबंगा की खुदाई किसने की थी, तो बीके थापर और बीबी लाल ने की थी। अब देखिए आता है धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। सूरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। सूरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। सूरकोटदा गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। क्या, कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी कहाँ मिली है, सूरकोटदा से। सूरकोटदा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, इसे बार बार क्वेश्चन इससे पूछते रहता है। लोथल यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल क्या है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल से गोदीबारा मिला है। गोदीबारा लोथल से घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। क्वेश्चन में हम पूछता है कि घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे कहाँ, तो लोथल में। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत मिला है। हाथी के दांत का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, लोथल से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जब दूसरा पार्ट आएगा नेक्स्ट में बताऊँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।